कैसे हो सब लोग। आपका स्वागत है अतरंगी आवाज में। तो जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि हम फन टू वे पॉडकास्ट शूट करेंगे, तो इस बार हम फाइनेंशियली अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड्स में, तो उस हिसाब से हम ये पॉडकास्ट लेके आए हैं। तो हमारे साथ आज एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जो आपको गाइड करेंगे आगे जाके कि कैसे आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपीज करनी चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप जुड़े रहे ये पॉडकास्ट में। आप हम आगे शुरू करते हैं। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है जिनका नाम अक्षित त्रिवेदी। उनको वो 2 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंसिंग में, तो हम हमको आज वो गाइडेंस देंगे कि कैसे हमको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करनी है। तो अक्षित सर, आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल। अच्छा, ये हमारे दोस्त है, मेरे दोस्त है स्कूल टाइम से। तो आप मतलब आपका हिस्ट्री बताइए कि आपने क्या एजुकेशन लिया और आप इन्वेस्टमेंट में कहाँ से। श्योर। तो जैसे कि यश ने बताया कि हम स्कूल में तो साथ में थे, उसके बाद मैंने कॉमर्स फील्ड सिलेक्ट की थी और मैंने बीसीए और एमसीए कंप्लीट किया। फिर एमसीए कंप्लीट करने के बाद मेरा एक आईटी फील्ड में अभी जो मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैंने म्यूचुअल फंड का भी स्टार्ट किया है। एज एन एडवाइजर बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना बोल सकते हो। अब वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? तो जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई कि मेरे फादर को अराउंड 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इक्विटीज में। सो इक्विटी में अगर आप बात करें तो इक्विटी में म्यूचुअल फंड आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। अब उसमें म्यूचुअल फंड की एक एग्जाम आपको देनी रहती है अगर आपको एडवाइजर बनना है तो। NISL 5A जिसका नाम है एग्जाम का। तो वो मैंने देखा, थोड़ा उसका बारे में रिसर्च किया, वो क्या है, उसके अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं ये देखे, मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा ये सारी चीज़। अब वो पढ़ा मैंने, एग्जाम दी, पास भी हो गया। उसके बाद ARN नंबर पर लिया मैंने। सो ऐसे करके मैं पूरा एडवाइजर की जर्नी थी वो मेरी रही। उसके बाद मज़ा ये आने लगा कि जैसे जैसे मैं अपने क्लाइंट्स के साथ या फिर वहाँ फ्रेंड बोल लो या फिर क्लाइंट बोल लो मिलता रहा, तो उसकी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर वो इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना चाहते लेकिन कुछ भी रीजन की वजह से, पर्सनल हो या फिर वो फाइनेंशियल रीजन हो, वो स्टार्ट नहीं कर पाते। सो वो थोड़ा प्रॉब्लम्स जानने में या फिर उसका सोल्यूशन किस तरीके से ला सकते हैं या फिर एक प्लान प्रॉपरली कैसे बना सकते हैं उसके लिए, ताकि आगे जाके जब उसको एक्चुअली में पैसों की जरूरत हो तो उसके पास एक बड़ा सा कॉर्पस अमाउंट बचे। तो ये थोड़ी बेसिक जर्नी थी मेरी। तो आप ऐसा बता सकते हो कि मतलब म्यूचुअल फंड अगर किसी को उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो एज अ बिगिनर वो कौन से सर्विस पे जाके इन्वेस्ट कर सकते ओके, देखो म्यूचुअल फंड में आपको जब भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है यश, तो आपके पास दो रास्ते, एक होता है डायरेक्ट रूट या फिर एक होता है रेगुलर रूट। रेगुलर रूट में मेरे जैसे एडवाइजर बोल लो, डिस्ट्रीब्यूटर बोल लो, एजेंट बोल लो, वो बीच में रहेंगे। ओके। डायरेक्ट इन द सेंस आप कोई भी एप्लीकेशन जो भी डायरेक्ट प्रोवाइड करती है आपको प्लान, वहां से आप इन्वेस्टमेंट अपनी हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको तो प्रॉपर नॉलेज है इक्विटीज का, कौन सा अगर म्यूचुअल फंड सही चल रहा है उसके बारे में नॉलेज है, या फिर अगर आपको पता है कि आने वाले टाइम में कहाँ पैसा बनेगा, कौन से सेक्टर है या फिर ऐसे कौन से थीमेटिक फंड्स है जहाँ पर पैसा बच सकता है, सो आप डायरेक्ट रूट चूज कर सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत ये रहेगी आपको कि आपको प्रॉपरली पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक बार आपने पैसे लगा दिए फिर आप भूल गए, 10 साल बाद क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। आपको रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये हो गया एक डायरेक्ट पार्ट। अब मैं बात करूँ रेगुलर पार्ट, तो उसमें क्या रहेगा कि आप मुझे, मेरे पास आओगे, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि भाई इतने साल के बाद मुझे इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है। अब उस हिसाब से मैं आपको एक प्रॉपर प्लान बना के दूंगा कि हाँ भाई आपको अगर इतनी रिक्वायरमेंट, आप इस अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी। ठीक है, वो जर्नी आप स्टार्ट करोगे, बीच में कुछ भी आपको इश्यू आया, दिक्कत आया, या फिर लेट से कि आपका फंड जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, आप मुझे बोलोगे, मैं उसका पूरा एनालिसिस करूंगा, क्या हुआ, कितना रिटर्न बना, या फिर बेंचमार्क ने कितना दिया, उसके हिसाब से मैं अगेन आपका अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत रहेगी वो करूंगा। तो बेसिकली आपको मेरे मेरे पास आ गए आप एक बार फॉर एग्जांपल, सो आपको प्रॉब्लम समझा दिया मुझे, मैं आपको एक प्लान बनाऊंगा, फंड बता दूंगा और आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा, इस हिसाब से चलेंगे। सो एक बेसिकली हैंड होल्डिंग टाइप का होता है, मैं आपको साथ में लेके चलूँ। अगर आप डायरेक्ट में करोगे तो फिर आपको कुछ मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, न्यूज में आपको फोकस रहना पड़ेगा, कौन सा सेक्टर चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या होगा, ये सारी चीज आपके पास नॉलेज होना चाहिए तभी आप। ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर हम म्यूचुअल फंड की बात, तो जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, दादा दादी, तो वो लोग ऐसा सोचते थे कि हम अगर एफडी में, तब लोग एफडी में इन्वेस्ट करते थे तो रिटर्न भी ज्यादा मिलता था। और अब भी अगर हम उनको ऐसे बताना चाहें कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, तो उन लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं आता उसके ऊपर। तो हम कैसे उनको कन्वे कर सकते हैं कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो एफडी से बेनिफिट क्या मिलेगा उनको।
ओके, अभी आपने एक वर्ड यूज किया, अच्छे रिटर्न मिलते हैं एफडी में। हाँ हाँ। आप कितने परसेंट को अच्छे रिटर्न मानते हो या 12%। 12% एफडी में आपको मिलता है ये? अभी तो नहीं मिलता, अभी तो बहुत कम हो गया, हाँ। मतलब 6-7। अभी करंट 6-7, 6-7। ठीक है, तो वो आप बोल रहे हैं अच्छा है। हाँ अभी म्यूचुअल फंड में आपको मैं बताऊं तो पास्ट रिटर्न, अगर मैं 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं बात कर रहा हूँ 10 साल 15 साल, तो ऑन एन एवरेज आपको 12 से 14% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ओके। अगेन ये कोई श्योरिटी नहीं, ये कोई गारंटी नहीं, बट ये पास्ट हिस्ट्री में हुआ है, तो हम मान सकते हैं आगे भी सेम चीज फॉलो सही। होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज, एफडी आप करवाते हैं कितने टाइम के लिए करवाते हैं ऑन एन एवरेज? 5 साल। ऐसा होता है कि आप बोलते हैं कि मुझे 2 महीने के लिए एफडी करवानी है, नहीं। कोई करवाता है? 5 साल 7 साल। हाँ। और अगेन 5-7 साल जब वो आपकी हो जाएगी, आपको पैसे मिल गए, आप क्या करेंगे? अगेन वो सेम पैसे डाल देंगे एफडी में, यस। आपको लेंगे नहीं। हाँ। ये चीज होती है, आप मार्क करना, आप खुद करेंगे या फिर आप देखेंगे आपके पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं। एफडी क्या है, हमारे खून में है। आप देखिए 95% जो लोग होंगे इंडिया में एफडी में या तो इन्वेस्ट किया होगा, या कर रहे होंगे, या फिर इन पास कर लिया होगा। हाँ। ठीक है, ये बात आप मानिए। अब वो आप बोल रहे हो उनको कन्वर्ट कैसे करना है म्यूचुअल फंड? अब म्यूचुअल फंड को ऐसी चीज नहीं अगेन कि 1-2 साल चाहिए, वो भी बहुत साल से। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि थोड़ी अवेयरनेस है। ऑल्दो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट सब कुछ प्रॉपरली ट्राई कर रहे हैं, कहाँ से आपको अवेयरनेस मिली जाए, दी जाए इन्वेस्टर्स को। अब दिक्कत ये आती है, फॉर एग्जांपल आप हैं यश, अब आपको पता चला कि मार्केट डाउन, अभी आप न्यूज में कहीं पे भी देख रहे हैं, न्यूज पेपर में भी मना पढ़ रहे होंगे कि अभी मार्केट डाउन चल रहा है, इतने परसेंट डाउन, 12-13%। अभी आपने लगा दिया XYZ स्कीम, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर, लगा दिया, 1-2 महीने और मार्केट डाउन रहा, 1 लाख फॉर एग्जाम्पल आपने लगाया, वो आपके घट के हो गए 95,000। अब आपको डर लगने लगेगा कि भाई ये क्या होगा, 95,000 5,000 चले गए। इनकेस अगर आपने ये एफडी में लगाया होगा तो कुछ ना कुछ तो आपको बढ़ता ही, 1-2 हजार तो बढ़ता ही कम से 1 लाख पे, ठीक है। अब दिक्कत इसमें ये आती है कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है कितने टाइम के लिए कौन सी स्कीम बेटर रहेगी। अगर आपने लगा दिया इक्विटी में और आप 2 महीने बाद रो रहे हो ऐसा करके कि भाई अब पैसे डूबे डूबे, तो वो डूबेंगे क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं, या फिर आपने खुद से रिसर्च नहीं किया कि भाई 2 महीने के लिए आपको इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो दिक्कत ये आती है, अगर किसी का खराब एक्सपीरियंस है, देखिए अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप 1-2 लोगों को बताओ, खराब मिला आप सारे आपके मोहल्ले में या फिर आपके कलीग सबको बता दोगे कि म्यूचुअल फंड सही प्रोडक्ट नहीं है, पैसे डूब पे करके। सही है, हाँ। क्योंकि आपके पास Trust. ये यहाँ से वो आता है ट्रस्ट फैक्टर। अगर आप मान लीजिए एसआईपी मैंने आपसे स्टार्ट करें, हम बात करेंगे आगे एसआईपी क्या होती है सारी चीजें, मैंने आपसे स्टार्ट करें एसआईपी आप चालू कीजिए 5,000 फॉर एग्जाम्पल पर मंथ। अभी 5 साल के बाद आप मुझे मिलेंगे, आप खुद मुझे कहेंगे कि भाई 5 साल छोड़िए अब डायरेक्ट 25 की लगाइए ऐसा। क्यों? क्योंकि वो आपने इतना देख लिया फेस मार्केट में, और मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आपको कोई भी डाउट या फिर कुछ भी रहेगा तो आप मुझे डायरेक्ट अक्षित भाई क्या हुआ, ये पैसे बढ़ नहीं रहे, क्या हुआ मार्केट का, क्या हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो ये बात एक अवेयरनेस की और जो है प्रॉपर नॉलेज की जो दिक्कत है। एफडी में आपने करवा दिया, उसमें कुछ देखना नहीं, आपको पता है कि भाई 6% मुझे मिल जाएगा 5 साल के बाद, कैलकुलेशन आपने कर ली इतना मिल जाएगा, खत्म। इसमें आपको कोई फिक्स अमाउंट नहीं, अगेन मैं बोल, लेकिन आप मान सकते हैं लॉन्ग टर्म में आपको 12-14% मिलेगा ही। अच्छा, फॉर एग्जांपल ऐसा मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि म्यूचुअल फंड का अगर हम एडवांटेज देखने जाए एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तो कहाँ पे वो बेटर निकल के आता है? ओके, सो देखो अगर मैं अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करूं, एफडी हो गया आपका, इंश्योरेंस हो गया, ऑल्दो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जो ऐसे इंश्योरेंस भी लेते हैं जिसमें उसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट। अब मैं बात करूं तो देखो एफडी में आपको ये फ्लेक्स, आप बोलोगे सिक्योरिटी है उसमें, म्यूचुअल फंड में सिक्योरिटी की कोई गारंटी। दूसरा मुझे आप ही बताओ सर, एफडी में आपको क्या बेनिफिट लग रहा है? फिर मैं आपको एक तो लोगों को ऐसे बेनिफिट लगता है कि बैंक थ्रू जा रहे हैं तो पैसे नहीं जाएंगे बट डूब नहीं जाएंगे, तो वो उनको एक सेफ्टी मिलती है वहाँ पे, और वर्षों से चला हुआ आ रहा है वही ट्रेडिशन। मैंने आपको बताया खून में एफडी, और एक आपने भी करवाया होगा या फिर आपके पेरेंट्स ने करवाया होगा, मेरे पेरेंट्स ने भी करवाया होगा, ठीक है। और दूसरा सेफ्टी हो गया, और एक सालों से चल रहा है, पॉपुलैरिटी बोल सकते हो कि 6% तो मिलेगा, फिक्स मिलेगा, फिक्स मिलेगा। अब देखिए म्यूचुअल फंड मुझे सबसे फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक फंड दिया मैंने, XYZ, नाम नहीं दे रहा हूँ, XYZ कोई भी इक्विटी फंड लिया, अगर आपको देखना है कि मेरे जो पैसे 500 रुपए या फिर 100 रुपए जो भी है वो कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, कि भाई ये वाली कंपनी स्टॉक है मतलब पर्टिकुलर, इसमें मेरे 2% जा रहे हैं, इसमें 1.5% जा रहे हैं, इसमें 0.5% जा रहे हैं, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो। दूसरा, उसमें आपको एक लॉक इन पीरियड भी रहता है, कुछ फंड में रहता है, कुछ में नहीं रहता है, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि भाई लेट्स से ELSS फंड है, टैक्स सेविंग फंड है, तो उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है, आपको पहले से ही पता चल जाएगा।
अभी रिटायरमेंट के भी कुछ फंड रहते हैं, उसमें 5 साल के लिए लॉक इन है। तो ये ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप एज एन इन्वेस्टर है तो आप पूरा A to Z जो भी आप फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाला है आपको पूरा पता चल जाएगा कि भाई आपको कौन सा लॉक इन पीरियड है, आपका कितना आपको एक्सपेक्टेड मिल सकता है इसमें रिटर्न। बोलते इक्विटी में 12 से 14% ही है, बाकी और भी कैटेगरीज हम देखेंगे आगे एसी पॉडकास्ट में, मैं समझाऊंगा आपको। और बाकी रहा बात सिक्योरिटी की, आप 1 करोड़ आपने डाल दिया FD में, आप मुझे बता सकते हैं कि 10 साल के बाद आपको ये कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे पैसे? हो सकता है बैंक भी डूब जाए। हाँ सही है, हो सकता है। और उसमें भी एक इंश्योर्ड अमाउंट है, आई थिंक सो 5 लाख रुपीज का है इंश्योर्ड अमाउंट, कि आपको उतने सेफ है आपके। उसके ऊपर जो भी आपने FD में डाला है वो आपको सेफ नहीं है, अगर वो बैंक चली गई तो फिर ओके यश। तो FD और इसका तो मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा मैं बात करता हूँ स्टॉक और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, और क्यों स्टॉक चूज करना चाहिए और कहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। अब आप म्यूचुअल फंड फॉर एग्जांपल 500 की आपने SIP स्टार्ट की, तो आप मान के चलो आपका जो पैसा है वो 30 से 50 कंपनी में ऑन एन एवरेज लगता है। हाँ। ऐसा नहीं कि भी आपको 2 या फिर 3 ही कंपनी मिलेगी, जो भी आप XYZ आप फंड सिलेक्ट करोगे वहां पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरा, अगर आप लेट से 500 रुपए आपके पास, आप मुझे बता पाओगे कितने स्टॉक खरीद पाओगे आप? 500 रुपए से? हाँ, वो तो नहीं पता। मतलब मान के चलो 2 या फिर मैक्सिमम 3। हाँ। ये भी मैं बोल रहा हूँ बहुत कम बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ज्यादा प्राइस देखोगे सबके 600 है, किसी के 1000 भी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3 कंपनी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर पाओ। म्यूचुअल फंड में क्या आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है, वहां पे एक होता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर, जो कि आपसे पैसे, जैसे कि मेरे 500 लिए, आपके 500 लिए, यश भाई के 500 लिए, हम सबसे इकट्ठे 500 जो भी उसके पास महीने पे आएगा पैसे, वो इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक्स परचेस करेगा उससे। ठीक है, इससे बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस कि आपके जो भी पैसे है वो 30 से 40 कंपनियों में लग रहे हैं। ओके। और इनकेस उसको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो पैसे मैंने डाले इस कंपनी में वो चांसेस है कि आगे परफॉर्म नहीं करेगी, तो वो हम, या फिर देखो आपको तो अगर आपने स्टॉक में डाले तो आपको कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पैसे कहाँ डूब रहे, कहाँ जा रहे, फ्यूचर क्या है उसका। अब आपने फंड मैनेजर को दे दी, अब उसकी ड्यूटी बनती है कि जो आपने अपने पैसे दिए वो आपको प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करके जहाँ पे भी बन रहा है पैसा वहां पे इन्वेस्ट करें। तो आपको ये एक बेनिफिट मिल जाएगा डाइवर्सिफिकेशन का म्यूचुअल फंड में, जो कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा, टैक्स का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि आपने कोई XYZ स्टॉक परचेज 10,000, आपको प्रॉफिट हुआ 5,000 का, अब आपको पता है उसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? अगर आपने 1 साल के अंदर रिडीम कर लिया, मतलब आपने वो बेच लिए और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको 20% शॉर्ट टर्म में टैक्स देना पड़ेगा। और अगर ये 1 साल के बाद आप करते तो 1.2 लाख 1.25 लाख तक का आपको एग्जाम मिल जाता है। उसके बाद आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ता है। ये चीज आपको म्यूचुअल फंड में नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो कि उसके हिसाब से जो भी उसको नॉलेज है या फिर जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो फंड्स को जो है स्विच करता रहता है। तो उसको लगेगा कि भाई ये स्टॉक नहीं चल रहा है तो दूसरा स्टॉक परचेज करेगा, तो वहां पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। आपको टैक्स लगेगा एट दी एंड जब आप पूरा पैसा जो है अपना रिडीम कर लो। ठीक है, समझ। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सवाल है कि जैसे वर्ल्ड में इतनी सारी हेडलाइंस आ रही है या तो इतने सारे प्रॉब्लम्स क्राइसिस हो रही है, तो आप कैसे अपने आप को अपडेटेड रख रहे हो मार्केट ट्रेंड्स को लेके कि अवेयर हो आप, और आपको नए नए न्यूज मिल रहे हैं उसके रिलेटेड, तो आप वो थोड़े एक्सप्लेन करो। अच्छा यश, अब आप फॉर एग्जांपल मेरे थ्रू SIP स्टार्ट करवा दो। हाँ, तो क्या है मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं मतलब आप बोल नहीं रहे हो, मैं अपने आप से समझ रहा हूँ कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई यश ने मेरे पे भरोसा किया है, अब वो भरोसा मेरे जो कायम रखना है। ऐसा तो है नहीं भाई कि यश को ऐसे पैसे डुबा दो चलेगा, कौन होता है यश। मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब आगे ले जाना है। अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, इसको और आगे ले जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें कि जो भी सारी न्यूज हेडलाइंस है उसको ट्रैक करता हूँ। मेरी एक डेली मीटिंग होती है जो कि मेरे जैसे जो भी एडवाइजर है और हमारे जो CEO है, मैं जिस कंपनी के साथ काम करता हूँ ये, तो वहाँ पे मीटिंग रहती है डेली मॉर्निंग। मेरे जो भी कोई डाउट है या फिर वहां से कोई अपडेट आ रही है कि कहाँ पे पैसा बन सकता है, ऐसे चांसेस है, जो भी रिसर्च रहती है हम पूरा डिस्कशन करते हैं डेली में। और वीकेंड में जब एक ट्रेनिंग सेशन रहता है पर्टिकुलरली, जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रहता है या फिर कुछ नया आया म्यूचुअल फंड में, कोई नया रूल आया, कुछ नया रेगुलेशन आया, तो उसके रिगार्डिंग भी एक ट्रेनिंग रहती है। अब यश भाई ने मुझ पर भरोसा किया है, मैंने उनको बोला कि भाई आपके पैसे नहीं डुबाऊंगा आप, क्योंकि देखिए ये चीज होती है म्यूचुअल फंड में गोल बेस्ड। आपने मुझे गोल बता दिया कि भाई इतने साल के बाद मुझे इतने पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपको एक प्लान दे दिया कि भाई इतने पैसे आपको लगाने ही पड़ेंगे,
तभी जाके आपको ये जो भी आपका गोल है वो अचीव हो पाएगा। बराबर। अब मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यश भाई के जो है पैसे मुझे नहीं डुबाने। तो इसके रिगार्डिंग मैं डेली अपडेटेड रहता हूँ न्यूज के रिगार्डिंग, जो भी हेडलाइंस आती है उसको मैं कवर करता हूँ। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपके जो फंड सिलेक्ट किए हमने, मतलब आपने और हमने मिलकर एक फंड सिलेक्ट किया है, क्यों किया है उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो वो मैं आपको ट्रैक करता रहता हूँ। ऑब्वियसली ये डेली ट्रैक नहीं करता हूँ क्योंकि ये डेली ट्रैक कर भी नहीं सकते। हाँ सही है। ये मैं क्वार्टरली या फिर एवरी 6 मंथ्स ये सारा कुछ ट्रैक करता रहता हूँ। अगर कुछ भी कहीं पे भी मुझे डाउट लगे या फिर ऐसा लगे कि भाई यश भाई हमने जो ये इन्वेस्टमेंट किया था, ये फंड हमने सिलेक्ट किया था, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा, हमें इसे स्विच करना चाहिए या फिर चेंज कर देना चाहिए या फिर रिडीम कर देना, जो भी सिचुएशन रहेगी उस टाइम पे मैं आपको इन्फॉर्म करूँ। ठीक। तो ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हैंड होल्डिंग वाली सिस्टम है। हाँ, अगर आपने भरोसा किया है, मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी जर्नी में आपके साथ हूँ। तो यही चीज है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि हाउ मेनी टाइप्स, मतलब कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, और हम उनमें से कौन सा राइट वन सिलेक्ट कर सकते ओके, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है यश। तो देखो, मेजरली 3 कैटेगरीज आप मान सकते हो म्यूचुअल फंड में। एक इक्विटी है, एक डेट है और एक हाइब्रिड है। ओके। इक्विटी क्या हो गया कि जिसमें पूरा आपने स्टॉक परचेज किया है, वो वाला इक्विटी हो गया। मतलब इक्विटी वाले फंड वो हो गए जिसमें सारे स्टॉक परचेज किए गए। ठीक है। दूसरा हो गया डेट। डेट वाले स्कीम में हम क्या करते हैं कि सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। भले आपको रिटर्न 1-2% ज्यादा कम नीचे मिल जाएगा, लेकिन हम सिक्योरिटी ज्यादा फोकस करते हैं। उसमें आपको इक्विटी जैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन सिक्योर रहेगा आपका जो भी पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा कम मिलेगा, आई मीन कंपेयर टू इक्विटी फंड, लेकिन आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा। तीसरा हो गया हाइब्रिड। देखिए यश, आप है, अब मेरे और भी सारे फ्रेंड्स हैं, सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है। हाँ ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप 500 पैसे लगाओ, 500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करो, और लेट्स से कि 3 महीने बाद मैं आपको बोलूं कि भाई आपके पोर्टफोलियो में 20% का लॉस आ रहा है। हाँ, आप बोलोगे भाई निकाल लो, जितने पैसे मिल रहे उतने तो मिले। ये हो गया आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ही कम, लो है। तो आप ऐसे इन्वेस्टर हो कि जहाँ पे आपको सिक्योरिटी ज्यादा मैटर करती है। ठीक है। अब दूसरे मेरे इन्वेस्टर ऐसे भी है कुछ कि जिनको लॉन्ग टर्म, मैंने उनको बोला है विजन आपका, अगर आपको पैसे बनाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो विजन आपको लॉन्ग टर्म रखना ही पड़ेगा। सो कुछ यूजर इन्वेस्टर ऐसे भी रहते हैं कि जिनको ज्यादा लंबे समय के बाद पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो क्या करते हैं कि इक्विटीज में ही पैसा लगाते हैं। अब इक्विटीज में पैसा लगाने का बेनिफिट और डिसएडवांटेज दोनों यही है कि डिसएडवांटेज ये है कि आपको शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। अभी रिसेंटली आप देखो 3-4 महीने से स्टॉक मार्केट पूरा मतलब रिटर्न ही नहीं दिए, नेगेटिव गया है। ठीक है। अब डेट में ऐसा नहीं है। डेट की आप स्कीम उठा के देखोगे तो उसमें रिटर्न भले ज्यादा ना बनाओ, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो सेफ रहेगा। अब इसमें से कुछ ऐसे भी यूजर्स है कि जो कि दोनों में मतलब मीडिएटर है, मीडियम है, रिस्क एपेटाइट भी ज्यादा नहीं है और रिस्क भी ज्यादा नहीं है, उनके लिए हाइब्रिड स्कीम। हाइब्रिड स्कीम एक मिक्सचर रहती है इक्विटी और डेट फंड, जिनमें दोनों का मिक्सचर आपको मिल जाता है। समझिए, तो ये चीज है। और अगेन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। मैंने आपको एक फॉर एग्जांपल, आपकी एज 24 है, आपका रिस्क एपेटाइट अलग है। मेरा एक दूसरा फ्रेंड है जिसकी एज भी 24 है, उसका रिस्क एपेटाइट अलग है, उसके गोल्स अलग है। समझ। तो आप दोनों के लिए ऐसा सेम नहीं है कि आपको मैंने इक्विटी दे दिया, ये स्कीम दे दी तो उसको भी सेम दे दूं, अलग है। सो हर एक इंडिविजुअल, हर एक इन्वेस्टर पे ये डिपेंड करता है कि उसका गोल, रिस्क एपेटाइट क्या है। ठीक है, बस। एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कैसे हम म्यूचुअल फंड्स को लेके फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आज इन्वेस्टमेंट शुरू किया और मैं 10 इयर्स का गोल रख रहा हूँ कि 10 इयर्स बाद मेरे इतने इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, तो वो कैसे पॉसिबल हो, मतलब कि आज मैं कितने अमाउंट से इन्वेस्ट करूँ तो 10 साल के बाद इतना मुझे इनकम मिलेगा। अच्छा, एक चीज, एक पॉइंट ऐड करना रह गया था। आपने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा था कि एफडी के रिलेटेड, एफडी और इसका कंपैरिजन हमने किया था, सिक्योरिटी की बात वहां पे आई थी। तो ये म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा रेगुलेटेड, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि मतलब सेबी नहीं है, इसमें पूरा रेगुलेटेड मार्केट। ये जो आप पैसे लगा रहे हो वो रेगुलेटेड है, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ इसमें कोई गारंटीड वर्ड नहीं। और आपने अभी बताया कि मुझे गोल अचीव करना है, तो म्यूचुअल फंड किस तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है। अब लेट्स से कि आपने मुझे बताया 10 साल के बाद मुझे 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट, चलिए 15 साल का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, 15 साल। अब इसमें एक 15-15 रूल है म्यूचुअल फंड, या फिर किसी और अदर में भी है, मतलब म्यूचुअल फंड का नहीं, इक्विटी में भी आप ये लगा सकते हो। 15,000 की एसआईपी आप स्टार्ट करो, एवरी मंथ आप 15,000 इन्वेस्ट करो कोई भी फंड में, एक्सपेक्ट करो कि आपको 15% रिटर्न मिलेगा उस फंड से। 15 साल तक ये कंटिन्यू करो, आपका पहला करोड़ रेडी हो जाए। यस, इसमें ऐसा है। सो अगेन ये आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म का विजन तो रखना ही पड़ेगा। देखो, दो चीज है, तो होती है ट्रेडिंग, दूसरा होता है वेल्थ क्रिएशन। ट्रेडिंग क्या होता है,
आपने फ्यूचर ऑप्शन ये सारी चीजें पता हो, इंट्राडे आपको पता हो, ये होती है ट्रेडिंग जो आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो। इसमें पैसे लगाए, चला तो चला, नहीं चला तो डूब गया, आईपीओ जैसे। एग्जैक्टली। अब म्यूचुअल फंड ऐसा है कि आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो म्यूचुअल फंड में आप आ सकते हो, लेकिन उसमें आपको पेशेंस बहुत जरूरी है। आप मुझे बोल रहे हो 10 साल के बाद मुझे इतना चाहिए अक्षित भाई, मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई आप ये स्कीम ले लो, कुछ भी होगा तो मैं तो हूँ। 2 महीने बाद आप बोल रहे हो कि भाई मार्केट डाउन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए आप एसआईपी स्टार्ट ही इसलिए करते हो कि आपको जो भी आपने यूनिट्स परचेज किए वो एवरेज आउट हो। अब आप हर बार बोलो कि भाई मार्केट ऊपर जाए तभी मैं परचेज करूंगा, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका रिटर्न बनेगा ही नहीं। सो आपको मार्केट में ऐसे फेज भी देखने को मिलेंगे जब आपको 3-4 साल तक या तो नेगेटिव रिटर्न या फिर आपका जो है इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं, रिटर्न मिलेगा ही नहीं। तो ये फेज से भी आपको गुजरना पड़ेगा जब आप म्यूचुअल फंड में आते हो। ठीक, समझ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे हमने एफडी की बात की कि वो एक पुराना ट्रेडिशन चला हुआ आ रहा है, तो वैसे ही पीपल्स के माइंड, मतलब लोगों के माइंड में ऐसा एक मिसकंसेप्शन है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो मिसकंसेप्शन कौन कौन से है और वो हम उनसे दूर हो सकते हैं कि नहीं? जैसे कि मिक्स कुछ हो गया, मिक्स हो गया। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जैसे आपको याद हो तो कि अगर आपने 2 महीने पहले कुछ पैसे लगाए, आपका रिस्क एपेटाइट एकदम लो है, मैंने आपसे लगवा दी इक्विटी फंड, इक्विटी कोई स्कीम आपको दे दी। 2 महीने बाद आप मुझसे बोल रहे हो कि भाई मेरा पैसा तो बना नहीं, उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो गिर गया, मतलब मुझे लॉस मिला है, लॉस मिला है 2 महीने में आपको। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा, आपको समझाऊंगा, पूरी तरीके से ट्राई करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको दूंगा ही नहीं, अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है तो मैं आपको इक्विटी फंड सजेस्ट ही नहीं करता। फिर भी लेट्स से कि आपने कहीं और से किया या फिर आपने खुद से ट्राई किया, आप आके मुझसे ये बोल रहे हो कि भाई ये हो रहा है, ये सिचुएशन मेरे साथ हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, मैं आपको समझा दूंगा कि भाई थोड़ा लॉन्ग टर्म वेट करो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप नहीं मान रहे, आपने क्या किया, विड्रॉ कर लिया, रिडीम कर लिया पैसे। अब आप जाके 10 लोगों को ये बोल रहे हो कि पैसे डूब गए, पैसे डूब गए। बट अब आप ये सोचो कि अगर आपने ये 5 साल तक कंटिन्यू किया होता, आपके डूबते पैसे? नहीं डूबते ना। मैंने आपको बताया था कि जितना लॉन्ग टर्म आप रखोगे विजन, आपके पैसे बनने ही बनेंगे। और दूसरा, ये मिसकंसेप्शन बहुत लोगों में, और ये जनरली यंगस्टर्स में, यंग जनरेशन में ज्यादा है, ठीक है, हमारे और आपके जैसे। वो क्या करते हैं कि कहीं से एडवर्टाइज देख ली या फिर किसी का वीडियो देख लिया, पॉडकास्ट देख लिया, स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट कि म्यूचुअल फंड में तो इतने पैसे बन गए। और पास्ट रिटर्न देख के कभी भी ये मत अज्यूम कर लेना कि भाई इतने रिटर्न आपको मिलेगा नहीं। अभी मैं बात करूँ, अभी हम थीमेटिक के पार्ट में आएंगे तो मैं आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा क्या होता है ये सारी चीजें। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल एक फंड है, 1 साल में आपको रिटर्न मिला है 30%, वो फंड में आपको दिखा के बताऊंगा कि नेक्स्ट साल आपको भी 30% मिलेगा, ये गलत बात है, क्योंकि ये तो मार्केट तो चेंज रहेगा। एग्जैक्टली। अब लास्ट 1 साल में 30% दे दिया है, हो सकता है -30% भी दे सकता है 1 साल, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। जो कि देखिए, अवेयरनेस इन द सेंस, ये पॉडकास्ट हम बना रहे हैं, अच्छी बात है, लोग अवेयर होंगे, लेकिन फिर भी क्या करेंगे लोग कि कुछ भी स्कीम में लगा देंगे पैसे, जिससे कि चांसेस है कि उनके पैसे डूब जाए। सही। हाँ, दिक्कत यही आती है कि कहीं से कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिल गई और कुछ भी स्कीम में लगा दिए पैसे, तो चांसेस है कि आपके पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे। मतलब डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एग्जैक्टली। ऊपर से कहीं सुना है और इन्वेस्ट कर दिया। आप अपनी मेहनत के पैसे लगा रहे हो कहीं पे, तो आपको या तो प्रॉपर नॉलेज लेके आप लगाओ, या फिर कोई ऐसे पर्सन को आप ढूंढ लो कि जो आपको प्रॉपर गाइड करे। यस, डेफिनेटली। मेरा और एक सवाल है कि फॉर एग्जांपल एसआईपी होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, करेक्ट? तो एसआईपी करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या एसआईपी से बेनिफिट क्या क्या हो सकता है अगर फ्यूचर गोल का देख रहे हैं, 10-15 साल का अगर इन्वेस्टमेंट करना है? होराइजन। हाँ, डन, मैं समझ गया। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप बहुत तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें से मेजरली 2 तरीके, एसआईपी और लंप सम। हाँ, वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एसआईपी इन द सेंस कि आपने एक फिक्स अमाउंट तय कर ली कि आपके भाई 500 रुपए हर महीने बैंक से कट के आपके जो भी आपने स्कीम सिलेक्ट की थी वहां पे इन्वेस्ट हो जाए, ये होगा एसआईपी। लंप सम क्या होता है? लंप सम इन द सेंस कि आपके बॉस ने आपको कोई बोनस वगैरह कुछ दे दिया, या फिर आपको कुछ इंक्रीमेंट मिला, बोनस मिला, ज्वाइनिंग बोनस, 10,000 आपके पास है पैसे, 10,000 पैसों का आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड, तो वो जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो हो गया लंप सम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दोनों तरीके से आप पैसे लगा सकते हैं। एक इसके रिलेटेड क्वेश्चन है एसआईपी। एसआईपी में थोड़े स्कीम में ऐसा आता है कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मीडियम, मिड कैप, तो वो मतलब उन तीनों में डिफरेंस क्या है? ओके, ठीक है। तो यस, अभी मैं थोड़ा ये एसआईपी और लंप सम कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका भी समझाता हूँ। तो देखो, एसआईपी आपको एक फिक्स अमाउंट आपने तय कर ली कि भाई इतने पैसे तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन इसमें भी आप स्टेप अप एसआईपी भी करवा सकते
ओके। स्टेप अप एसआईपी में कैसा होता है कि आपने मान लिया कि 10% मेरी सैलरी हर साल बढ़ेगी, हाँ खर्चा बढ़ा हुआ है, हाँ आज आप 20,000 का फोन लेट से यूज कर रहे हो, 10 साल बाद भी 20,000 वाला यूज करोगे, नहीं नहीं कुछ फिक्स नहीं है मतलब 2 साल के बाद आप मान के चलो 30,000 का यूज करो, हाँ। ठीक है। ये आप देखना, मार्क करना, आप घड़ी यूज कर रहे हो 5,000 की कर रहे हो, 2 साल के बाद 8,000 की 10,000 की भी कर सकते हो, क्योंकि हाँ क्योंकि इन्फ्लेशन आता है। हाँ इन्फ्लेशन तो एक चीज रही, हाँ। आपको पैसे आपके बैंक में ज्यादा दिख रहे हैं तो आप एक्सपेंस ज्यादा करोगे। नीड ज्यादा हो गई। नीड्स देखो, हाँ। नीड्स में नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि आपका फोन, आपका काम 20,000 में भी हो जाएगा, मान के चलो मेरा फोन भी 15,000 वाला, सारे काम हो जाए, कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे आईफोन की जरूरत है। हाँ, सही बात। आपकी ऐसी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसा कुछ है उस पर्टिकुलर फोन में कि जो आपको चाहिए, तो ही आप वो परचेज करो, इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है। बाकी देखो, आपका काम 20,000 वाले फोन में भी हो जाएगा, 50,000 वाले में भी हो जाएगा। हाँ आपने 30,000 एक्स्ट्रा डाल दी, क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई। हाँ आपको लगा कि भाई बैंक में ज्यादा पैसे हैं, कहाँ उड़ाएंगे, हाँ गाड़ी में महंगी ले ली आपने, हाँ। बाइक ज्यादा महंगा ले गया, तो ये हम सारे एक्सपेंस करते हैं। लेकिन हम एक चीज करना भूल जाते हैं, जो कि हमारी एसआईपी को अपग्रेड करना, स्टेप अप एसआईपी जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक। देखिए, अगर आपने स्टार्ट किया 5,000, हम्म। 10 साल के बाद भी आप 5,000 थोड़ी ना करेंगे इन्वेस्टमेंट, आपकी सैलरी बढ़ी, तो हाँ। आपको ईयरली टू ईयरली, मतलब जैसे ही आपका इंक्रीमेंट होता है, आपको एसआईपी भी बढ़ानी चाहिए। ठीक है। जितने भी आप बढ़ा सकते हो, 10%, 20%, या फिर अमाउंट में भी आप 2,000 ज्यादा बढ़ा सकते हो, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। एट द एंड आप देखोगे, अगर आप 5,000 की चला रहे हो और कंपेरिजन में हम बात करें कि सिर्फ 10% भी आप स्टेप अप करके चल रहे हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। सही, क्योंकि एवरी मंथ अगर देखा जाए इसमें कंपाउंडिंग होती है। अच्छा समझ गया। सो कंपाउंडिंग का बहुत मेजर रोल है। जितना भी आप अमाउंट डालोगे और जितने टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहोगे, कंपाउंडिंग उतनी ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। समझ। तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि म्यूचुअल फंड को आप फ्यूचर में मतलब वो कैसा ग्रो करेगा, उसका फ्यूचर क्या है, आप वो रिलेटेड कुछ बता सकते हो ऑडियंस को? करेक्ट। ओके यश, तो यश, इसके बारे में आपको मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या लगता है आपको कि आज अगर हम फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन इंडिया में, क्या लगता है कितने इन्वेस्टर होंगे कि जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने लोग होंगे? मान लो कि अगर 50-60 करोड़ छोड़ गए शायद। आपको ये ऐसा लगता है? हाँ इतने तो हो सकते हैं। आप मानोगे नहीं, सिर्फ 5 करोड़ लोग ही हैं इंडिया में जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आज की 5 डेट में। करोड़ ही इन्वेस्ट यस, ये फैक्ट है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, ये फिगर मेरी नहीं है। अच्छा। और दूसरी चीज, अगर मैं आपको पूछूं कि एफडी में क्या लगता है, कितने अमाउंट तो आप नहीं बता सकते, लेकिन परसेंटेज में आप बता पाओ कितने प्रतिशत लोग होंगे जो कि 92% तो होंगे ही शायद। उसमें 95% हो। वो सो मान के चलो कि एफडी हर जगह है, हाँ हाँ, पड़ोसी भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, गांव में भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, गांव वाले लोग भी कर रहे हैं, हाँ इतने सालों से चल रहा है इसलिए। अब म्यूचुअल फंड में दिक्कत ही यही है कि शायद आप कर रहे होंगे लेकिन आपका पड़ोसी नहीं कर रहा हो, मैं कर रहा हूँ, यश भाई नहीं कर रहे। हाँ ऐसा है। सो आगे वाले सालों में ऐसा ही है कि म्यूचुअल फंड में ग्रोथ बढ़ेगी, जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों में ये होगा कि भाई एफडी में हम क्यों कर रहे हैं 6-7% के लिए, यहाँ पे हमको 12-14% मिल रहा है। हाँ सही है। ये जैसे ही पता चलेगा लोगों को, और दूसरा मैंने बोला पेशेंस, ये दोनों चीज आ जाएगी जैसे ही लोगों में, लोग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, लोग सामने से आएंगे कि भाई चलो म्यूचुअल फंड करवाते हैं, एफडी के पैसे छोड़ो म्यूचुअल फंड में जाओ। हाँ सही बात। और इसका ग्रोथ में बहुत ही इसका ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा देख रहा हूँ। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े सालों में ऐसा भी हो सकता है कि एफडी के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर नहीं 1-2 साल में नहीं तो बहुत बाद में, 20-25 साल के बाद शायद ऐसा फिगर मिल सकता है। तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे मार्केट में हर रोज नए नए फंड आते रहते हैं, हम सुनते हैं कि ये फंड आया, ये फंड आया। करेक्ट। तो ऐसे अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी को अपना एक फंड मार्केट में लॉन्च करना है, तो वो कौन से वे से जा सकता है कि वो अपना फंड लॉन्च कर सकता है? ओके, तो यश, आपने इक्विटी में एक आईपीओ सुना हो? हाँ आईपीओ सुना। इसी तरह म्यूचुअल फंड में है एनएफओ। ओके। एनएफओ का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफरिंग। अब फॉर एग्जांपल एएमसी, अब एएमसी का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि एसबीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, मोतीलाल हो गई, ये सारी एएमसीज होती है। ओके। अराउंड 45 एएमसीज है इंडिया में अभी आज की डेट में। अब लेट्स से कि एसबीआई डिसाइड करता है कि मुझे अपना कोई फंड लाना है मार्केट में नया, तो वो क्या करता है सबसे पहले कि 10 रुपए की पर यूनिट की प्राइस के हिसाब से वो फंड लॉन्च करता है। कोई भी आप देखोगे ना म्यूचुअल फंड में एनएफओ जब भी आता है, उसकी प्राइस रहती है 10 रुपए पर यूनिट। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। और वो आप और मैं नहीं जा सकते, उसके लिए हमको सबसे पहले एएमसी फॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एचडीएफसी एएमसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, ठीक है, वो कल को जाके बोलता है कि भाई मुझे एक नया फंड लॉन्च करना है, तो इजीली कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड ऑलरेडी मार्केट में है, तो वो दूसरा स्मॉल कैप नहीं ला सकता।
वो सिर्फ उसी फंड में मतलब नया फंड ला सकता है जो कि उसके पास कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी नहीं है। अब कोई थीमेटिक फंड है जो कि एचडीएफसी के पास नहीं है, लेट्स से बैंकिंग फॉर एग्जांपल, अब वो चाहे तो उसका एनएफओ ला सकता है मार्केट में। और आप देखोगे कि हर वीक ना आपको 10 से 12 एनएफओ मिल ही जाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा एमसीज लॉन्च करती रहती है। अब इसमें डाउट ये हो जाता है कि इन्वेस्टर को कौन से एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, समझ। अगर इसमें भी आपको एक हेल्प लेनी चाहिए, आपको एडवाइजर या फिर आपको खुद से रिसर्च करनी चाहिए कि ये जो फंड आ रहा है वो क्या ऑफर कर रहा है, उसमें क्या नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, जो फंड मैनेजर है उसको क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, उसने कौन से फंड मैनेज किए हुए पास्ट में, उसका क्या रिटर्न बना है, अभी को मार्केट कंडीशन के हिसाब से कौन से ऐसे फंड है कि जो भी फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं या फिर उसका स्कोप ज्यादा है फ्यूचर। सो अगर ये आप रिसर्च करेंगे तो आप एक अच्छा एनएफओ चूज कर पाएंगे अपने लिए। तो अक्षित भाई, मेरा एक और सवाल है। जैसे हमने म्यूचुअल फंड के बारे में तो डिस्कस किया आगे, तो फॉर एग्जांपल कोई ऑडियंस हमारी, मतलब पब्लिक हमारी ऐसी है कि उनकी बहुत इनकम नहीं है, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करो, तो वो इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर ये सिर्फ अमीर लोग ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसा कुछ स्कीम है? ओके यश भाई, ये अच्छा सवाल था। तो देखिए, अमीरों के लिए तो और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स या फिर आप बोलो स्कीम्स अवेलेबल है मार्केट में, पीएमएस, एआईएफ, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं हमारे और आपके जैसे लोग, मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास, तो ये प्रोडक्ट मैं मानता हूँ उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। देखिए, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे ऐसे फंड्स भी है जिसमें आप पर मंथ 100 रुपए भी जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और जनरली बाकी सारे जो भी स्कीम्स बची उसमें आप मिनिमम 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। सो मैं मानता हूँ कि 500 रुपए मेरे और आपके लिए तो चलिए उतना अमाउंट नहीं है बड़ा। हम बात करते हैं किसी कोई भी ऐसा इंसान रह रहा है जो कि गांव में है, या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसको इतनी इनकम नहीं है, ठीक है, सो फिर भी मैं मानता हूँ ये इतनी छोटी अमाउंट है जो कि मैनेजेबल है। भी देखिए, आप अगर आप बात करें कि जो भी मिडिल क्लास लोग हैं वो या तो एफडी करवाएंगे या फिर गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे जहाँ पे उनको सिर्फ 6-7% ही मिलेगा, या फिर कोई ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले लेंगे जो कि और खराब है, क्योंकि उनको सिर्फ 4% ही रिटर्न देगा। ठीक है, उनको लगेगा कि भाई ये रिटर्न दे रहा है, साथ में इंश्योरेंस भी कवर हो रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको इंश्योरेंस लेना है अलग से लीजिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना है जो भी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आपके हिसाब से, आपके यूज केस के हिसाब से उसमें करिए, उन दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। सो अगेन, इसमें आपको देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, कुछ ज्यादा है नहीं आपके डॉक्यूमेंट्स की, पान, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट होना चाहिए, बस इतना आपके पास है तो फिर आप सफिशिएंट है। और एक मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत अच्छा समझाया अक्षित भाई आप। थैंक यू। आपने जो समझाया उसके ऊपर से मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने ऐसा बताया कि आप मिनिमम 500 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, करेक्ट। तो ऐसे भी आपको क्लाइंट्स आते होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक रिक्शा वाला या तो एक ठेला वाला है, तो वो ऐसा चाहता है कि वो अपने बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि उसको उनकी चिंता है, मतलब रिक्शा वाले को बच्चों की चिंता है कि अगर फ्यूचर में उनको भी सेविंग्स चाहिए बच्चों को। तो क्या छोटे बच्चे या तो माइनर जो होते हैं, तो उनके नाम पे हम एसआईपी या तो फिर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? बिल्कुल यश। तो देखिए यश, ये आपका सवाल नहीं है, मानता हूं मैं कि बहुत सारे लोगों का सवाल है। हाँ, क्योंकि खुद के नाम से तो या फिर कुछ ना कुछ उनका चल रहा है, या फिर वो नहीं चाहते कि खुद के नाम से स्टार्ट करें। हाँ, क्योंकि देखिए, अगर आपने खुद के नाम से स्टार्ट किया, कल को जाके आपको कुछ हो जाता है, और आपने नॉमिनी रखा हुआ है, हाँ, तो नॉमिनी को तो मिल जाएगा जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो तो मिल जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को वो चीज मिले डायरेक्टली, वो उनके बच्चों के नाम से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास अगर आप कोई भी माइनर हो, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दोनों चीजें इजीली खुल जाती है, ओपन हो जाती है हमारे इंडिया में। ये आपको ओपन करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एज पैसे तो आप ही देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो माइनर है, वो खुद कुछ कमा नहीं रहा, ठीक है, माइनर 18 साल से कम है इसलिए, ठीक है। जैसे ही उसका 18 साल कंप्लीट हो जाता है, वो माइनर से मेजर में कन्वर्ट हो जाता है। yes. तो जो भी आप उसके नाम से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो पूरा का पूरा उसके नाम पे चला जाएगा। ये आप समझ रहे मेरी बात? ठीक है। तो इसमें ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि एसआईपी में आप माइनर का इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकते। बिल्कुल करवा सकते, आपको सिर्फ माइनर का पैन, आधार और बैंक अकाउंट, जो कि ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, गार्डियन जो भी आपके पेरेंट्स हो उनके नाम से, फिर आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते। तो एक और क्वेश्चन है मेरा कि फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में ऐसा होता रहता है कि स्टॉक्स बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है, मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर कोई आम आदमी ने इन्वेस्ट किया है तो वो तो बेचारा मर जाएगा इसमें, क्योंकि अगर स्टॉक ड्रास्टिकली घट गया, मतलब गिर गया, उसके सारे उसके तो पैसे सारे करेक्ट चले जाओ, एकदम जेन्युइन है यस भाई। देखो, इसमें क्या है, आपने स्टॉक परचेज किया,
मैं मानता हूँ कि आपको पूरा नॉलेज है उस स्टॉक के रिगार्डिंग, या फिर जो वॉलिटिलिटी रहेगी स्टॉक में, या तो फिर मुझे किसी ने ऐसा अच्छा गाइड किया है। हाँ हाँ। देखिए गाइडेंस तो मैं अलाउड नहीं करता हूँ। अगर आपको कहीं से मिला है ये न्यूज वगैरह कि आपके फ्रेंड ने बता दिया कि भाई ये स्टॉक ले ले, तो देखिए उसका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, अगर उसने लगाया होगा तो आपका भी जाएगा साथ। समझ। तो ये तो नहीं करना चाहिए सबसे पहले। लेकिन मान लेते आपने ऐसा किया है, देखिए ये कंट्रोवर्सीज आती रहती है बीच बीच में बहुत सारे स्टॉक के साथ। XYZ स्टॉक में ये कुछ हो गया गड़बड़, अब उसका प्राइस घटता ही जा रहा है, डेली वो लोअर सर्किट ही मार रहा है। अब उस केस में क्या रहेगा, म्यूचुअल फंड एक एज रहेगा उसमें। बेनिफिट ये रहेगा कि डाइवर्सिफिकेशन आपके पास रहेगा। 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो आपके म्यूचुअल फंड, एक दो स्टॉक में ऐसा गड़बड़ हो गया, 1-2% उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो उतना आपका डाउन जाएगा। बाकी सारे जो भी स्टॉक्स आपके 38% से वो अच्छा परफॉर्म करे तो आपका ओवरऑल ऊपर ही जाएगा। अभी ये ऐसा चीज एमसी में भी है। अभी रिसेंटली मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक एमसी थी, उस पर रेड पड़ी थी सेबी की, वो कुछ रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते उसके रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे उसके बाद जो एएमसी का परफॉर्मेंस है, सबसे पहले वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कोरोना के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे टॉप भी कोई भी आप उसका कैटेगरी का फंड ले लेंगे, टॉप ही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जैसे ही रेड की न्यूज आई, सेबी की रेड हुई उस पर, अभी भी कोई उसका रिजल्ट नहीं आया कि वो गिल्टी है या फिर नहीं। सो जब से रेड से उसका परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन हुआ है, मतलब कैटेगरी में सबसे लोएस्ट परफॉर्म कर रहा है वो एएमसी। सो ऐसी एएमसी में भी आती रहेगी, ऐसे स्टॉक में भी आते रहेंगे। सो आपको देखना ही है कि आप अपडेटेड रहते हैं न्यूज के साथ कि क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में, आपके इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट में करेंगे तो आपको प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए, आप देखते रहना चाहिए कि भाई न्यूज में क्या हो रहा है, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास इतना नॉलेज या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर आप मेरे जैसे कोई भी एडवाइजर आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपके भरोसेमंद है उनको आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो सारा ट्रैक करेंगे जैसे कि मैं ट्रैक करता हूँ। अगर कुछ भी एएमसी में डाउट रहा तो मैं स्विच करवा दूँ, सिंपल सी बात है। एक और सवाल हमारे ऑडियंस के लिए कि ये थीमेटिक स्कीम्स और वो सब स्कीम्स जो होती है वो क्या होती है और वो वर्क कैसे करती है, वो थोड़ा आप। ओके यश, तो हमने सबसे पहले बात की थी 3 कैटेगरी में, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड में। अब इक्विटी के अंदर बहुत सारे सब कैटेगरी है, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, ये सारी चीजें, ये तो मतलब ओवरऑल हो गया। बाकी इसके अलावा और भी सारी सब कैटेगरीज है, उसमें से एक आती है थीमेटिक सब कैटेगरी। अब वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि बैंकिंग का एक थीमेटिक फंड है, तो वो टारगेट करेगा जो भी सारे बैंक के स्टॉक्स होंगे वहां पर। अब कोई पावर एंड इंफ्रा का है, तो वो जो भी स्टॉक वो टारगेट करेगा जो कि पावर एंड इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स रहेंगे। ठीक है, बैंकिंग की बात करें तो फॉर एग्जांपल एचडीएफसी होगी, आईसीआईसीआई होगी, तो वो फंड में ये सारे स्टॉक के पोर्टफोलियो रहेंगे। अब इक्विटी में मेरा मानना ऐसा है कि सबसे जो खतरनाक चीज है वो थीमेटिक है। वो क्यों है वो भी उसका मैं रीजन बताता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि भाई ये अच्छा थीमेटिक फंड आ रहा है, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसका स्कोप बढ़ने वाला है, 1-2 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। आपने लगा दिए पैसे, अब मैं एज एन एडवाइजर, मैं एज एन फ्रेंड आपसे बात कर, ठीक है। अब आपने मेरे भरोसे ये पैसे लगा दिए, 1 लाख लगाया फॉर एग्जाम्पल। अब 2 साल तक तो अच्छा परफॉर्म किया, आपको लगा कि भाई भाई पैसे मिल रहे, 30-30% हर साल आपको मिल रहे, आपने लगाया, फिर आप अपने काम में बिजी हो गए, आपने ध्यान नहीं दिया आपका स्टॉक क्या परफॉर्म कर रहा है, आपका फंड क्या परफॉर्म कर रहा है ये। अब 5 साल के बाद ऐसी आपकी हालत हो गई कि जो आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाया था, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी आपको नहीं मिल रहा। सो थीमेटिक में ये चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। देखिए हर एक स्टॉक मार्केट की बात करें या फिर हम हमारे इकोनॉमिक्स की बात करें, तो एक साइकिल रहती है, कभी बैंकिंग चलेंगे, कभी आईटी चलेगी, ये सारे साइकिल्स आते रहते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भी आगे 1-2 साल में कौन सा साइकिल आने वाला है, कौन से फंड परफॉर्म करेंगे, कौन सा सेक्टर चलेगा यहाँ से, तो आप उसी फंड में सिर्फ इन्वेस्ट करें। सो ये अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको कुछ पता नहीं इसके बारे में, तो हम अवॉइड ही कीजिए ये थीमेटिक फंड। आप ट्राई कर सकते हैं मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ये सारी चीजों में आप जा सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो लोग तो अभी रिटायरमेंट की एज में, तो वो रिटायरमेंट की एज में अगर म्यूचुअल फंड ट्राई करे या तो फिर एसआईपी करने का सोचे, तो वो अच्छा ऑप्शन रहेगा कि नहीं? ओके यश, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में, आपको याद हो मैंने बताया था ये बहुत ही फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड और ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट। हाँ। अब उसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखिए आपके पास, आपने ग्रैंड पेरेंट्स का एग्जांपल दिया, वो आई थिंक तो जॉब या फिर ऐसा कुछ नहीं कर रहे, नहीं, रिटायर्ड है, वो जो भी जॉब कर रहे होंगे कुछ ना कुछ कहीं पे वो सेविंग रहेगा उनका, लेट्स से एफडी में या फिर इवन बैंक में भी, वर्स्ट केस में बैंक में पड़ा है कुछ उसका लमसम अमाउंट, वो लमसम अमाउंट से क्या कर सकते हो, एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसडब्ल्यू
यस, उसका फुल फॉर्म रहता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब एसआईपी और एसडब्ल्यूपी को आप ऑपोजिट मान सकते हैं। एसआईपी में आप क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट आपने डिसाइड किया है, हर महीने आपके बैंक से वो कट के आपने जो भी फंड सिलेक्ट किया वहां पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। यस। इसमें बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आपने एक फंड सिलेक्ट कर लिया, वहां से आपने जो भी एक अमाउंट सिलेक्ट कर ली कि लेट्स से मुझे 20,000 हर महीने जरूरत पड़ेगी, आपने लगाए हुए लेट्स से कि 25 लाख, तो वहां से हर महीने आपको 20,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। अच्छा। यस, तो ये आप इस काइंड ऑफ सैलरी भी गिन सकते हैं, हाँ। क्योंकि आपको रिटायरमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अब रिटायरमेंट में आप देखिए आपके पास कोई इनकम सोर्स रहता नहीं जनरल, आपके पास जो भी सेविंग्स रहेगी वो एफडी में रहेगी या तो आपके बैंक में रहेगी या तो फिर इंश्योरेंस किया। एग्जैक्टली, इंश्योरेंस रहेगा तो वो रहेगा, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, तो उससे बेटर रहेगा एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी में भी दिक्कत ये है कि कौन सा फंड सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि आपने इक्विटी में लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, 3 साल ऐसा रहा मार्केट का फेस की मार्केट डाउन ही होता गया, या फिर कुछ ऐसा कोरोना जैसा आ गया बीच में, मार्केट डाउन ही होता गया। 3 साल में आपके सारे पैसे चले थे। तो अगेन उसमें भी आपको इस तरीके से फंड सिलेक्ट करना है कि आपके पैसे थोड़े थोड़े बढ़े भी सही, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो घट भी ना जाए। ये सब मान लीजिए कि कोरोना जैसा कुछ और आ जाता है बीच में, आपने कोई इक्विटी फंड में लगा दिया, एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर दिया, आपको पैसे हर महीने मिलेंगे, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने जो इन्वेस्ट किया होगा वो आपका घटता जाए। सो इस केस में ऐसा होगा कि कुछ सालों के बाद वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और आपके पास कुछ भी बचेगा नहीं। तो जब भी आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करवाएं तो आप किसी ऐसे फंड में करवाएं कि जो जहाँ पे आपका पैसा भी सिक्योर्ड रहे, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी सिक्योर्ड रहे, और आपको जो है एवरी मंथ आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती रहे। और ये आप समझ सकते हैं पेंशन। देखिए मैं और आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं, ठीक है, हमारे पास कोई पेंशन ऐसी कुछ स्कीम वगैरह है या हर महीने आपको कुछ पैसे मिलेंगे, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, एसआईपी स्टार्ट कीजिए। अभी आपकी एज फॉर एग्जाम्पल 25 साल में माना, आप आराम से 20 से 30 साल तो काम कर पाएंगे। स्टेप अप चालू कीजिए। ठीक है, जैसे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाइए, आपके पास एक अच्छा कर्पस अमाउंट हो जाए जमा, जैसे 30 साल के बाद आपके पास 5 करोड़ हो जाए, क्या करेंगे 5 करोड़ का, मुझे आप बताएंगे। 5 करोड़ आपके बैंक में या फिर आपके म्यूचुअल फंड में आपको दिख रहे हैं, क्या यूटिलाइज करेंगे उसका, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब कि मैं आप रिटायर्ड है, 5 करोड़ आपके पास है, क्या करेंगे आप, कुछ आप मुझे बताइए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उससे। और मतलब कि अगर 5 करोड़ के मंथली मुझे अगर 30-40 हजार मिल रहे हैं तो मेरा रिटायरमेंट घर चल जाएगा। आपका जो भी घर खर्च है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है मेडिसिन या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे वो आपका निकल जाएगा। आपकी बेसिकली यही रिक्वायरमेंट होगी। मैं आपको 5 करोड़ पूरा दे दूंगा बैंक में, कोई बेनिफिट रहेगा आपको नहीं। 5 करोड़ आपको एक साथ तो यूज करने नहीं, आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए। तो एसडब्ल्यू उसके लिए बेटर रहेगी कि जब आपके पास हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट आपके बैंक में मिले और उस अमाउंट से आप अपना घर खर्च या फिर आपका जो भी अदर मेडिसिन का खर्चा है वो आपका चले, और साथ में जो आपने 5 करोड़ लगाए हुए वो तो आपका बढ़ ही जाएगा। समझ गया। यस। तो मेरा एक आखिरी सवाल, ओके, अगर किसी एक पर्सन को अगर फाइनेंशियल एडवाइजर बनना तो उसके लिए वो कौन कौन सी टेक्निक्स या तो फिर कौन से प्रोसीजर क्या रहेगी उसमें। ओके, देखिए यार हमने बात की थी एक एग्जाम आपको देना पड़ेगा, NISM 5A करके म्यूचुअल फंड का एग्जाम है। तो वो एग्जाम एक बार आप पास कर देंगे उसके बाद आपको ARI नंबर लेना पड़ता है, वो आप लाइसेंस समझ सकते हैं। उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप एडवाइजरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप बच जाएंगे ऑफिशियल। ठीक है, ये आपको एक बार मिल गया। अब ये स्टार्ट कौन कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी ऐसा एज लिमिट या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी बाउंडिंग नहीं है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मैंने स्टार्ट किया। अब ये बात आती है आपने स्टार्ट तो कर लिया, आपने एग्जाम भी पास किया, क्योंकि एग्जाम पास करने में बड़ी बात कोई भी कर सकता है। एग्जाम पास करके फिर जो चैलेंजेस आते हैं वो सबसे बड़े, उसको आप किस तरीके से टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, आपका अप्रोच क्या रहता है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। मेरी बात करूँ तो मुझे भी म्यूचुअल फंड के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था, जितना एग्जाम देने के बाद पता चला, जितना क्लाइंट्स के उसके प्रॉब्लम्स के जानने के बाद पता चला। क्योंकि देखिए आपने टेक्सचुअल, हम स्कूल में अक्सर ये बातें करते हैं, स्कूल या फिर कॉलेज में जो आप चीजें पढ़ते हैं वो बहुत ही कम ऐसी चीज होती है जो काम आती है रियल वर्ल्ड में। प्रैक्टिकल में आप बहुत अच्छा एग्जैक्टली वो डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपने एग्जाम का नॉलेज लेके आपने पास भी कर, आपको सब कुछ आ गया, आप ऐसा मान रहे हो, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे किसी क्लाइंट की या फिर इन्वेस्टर की जो रियल प्रॉब्लम है वो आप सुनोगे, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, तब आपको पता चलेगा रियल एडवाइजर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का जो एक क्या बोलते हैं यूजफुलनेस या फिर बोले कि एडवांटेज है। ये एक सर्विस इंडस्ट्री,
ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो किसी को। मैं आपको कोई 10 रुपए लेके आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। हाँ आप मुझे आधी रात को भी कॉल करोगे, मैसेज करोगे कि भाई ये मेरा कुछ स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं हो रहा, या फिर आप मुझे स्टेटमेंट भेज दो, या फिर कोई और भी आपका डाउट हो सकता है बैंक के रिलेटेड या फिर एसआईपी के रिलेटेड, मेरा फर्ज बनता है। ऐसा नहीं कि भैया आपके पास से पैसे ले लिए, एसआईपी स्टार्ट हो गई और बाय गॉड यस भाई मैं आपको नहीं देता, फिर आपका ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ये फिर इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस में आपके पास एंड गोल या फिर एंड मोटिव होना चाहिए। सो आप इस इंडस्ट्री में तभी आए जब आप यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, अपना अपना जो है टाइम स्पेयर कर सकते हैं अपने खुद के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, ताकि आप इन्वेस्टर की हेल्प कर पाओ। अगर आपका खुद का नॉलेज ही नहीं है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा फंड आया हुआ है नया, कौन से सेक्टर चल रहे हैं या फिर आगे चल पाएंगे, ये आपको खुद को नहीं पता, तो आप इन्वेस्टर को क्या सजेशन दो, ये क्लियर बात, ठीक है। तो एग्जाम देना ये सारी चीजें तो आप दे भी दोगे एक बार, लेकिन इसके बाद आपको कंटिन्यूस लर्निंग है, ये जर्नी है। आप ऐसा नहीं भाई सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूस लर्निंग इसमें रखनी पड़ेगी। सो ऐसी चीज। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू यश। पॉडकास्ट बहुत अच्छा है हमारा। आई होप कि हमारे जो ऑडियंस है उनके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और मैं ऑडियंस से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको और भी कोई डाउट है तो मैं इनका अक्षित भाई का नंबर हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल रहा हूँ पूरी, तो आप डायरेक्टली उनसे फाइनेंशियल एडवाइस या तो फिर फाइनेंशियल डाउट्स उनके साथ सॉल्व कर सकते हो। और एक मेरा एक सजेशन है कि ऑडियंस आप लोगों को अगर कोई भी एक टॉपिक के बारे में जानना है तो आप वो टॉपिक का नाम या तो फिर वो आइडिया कमेंट में लिख दो, तो हम हमारी पूरी ट्राई करेंगे कि हम उस रिलेटेड टॉपिक की हम एक आदमी को बुलाएं कि वो आपको वो समझा सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, और ये कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट हो तो वहाँ पे लिख दीजिए। तो थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए और अतर की आवाज़ को सुनने के लिए। थैंक यू।